Hello students, this is Neeraj Gupta. Today we are starting with your subject English. 11th क्लास के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं. इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. इन वीडियोस में हम पहले पूरा चैप्टर को ब्रीफ में समझेंगे और फिर जो आपकी बुक में पीछे क्वेश्चन आंसर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एक्सेट्रा एवरीथिंग, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जहाँ तक सवाल है टर्म पोर्ट्रेट का, तो जो चैप्टर की हेडिंग है ये खुशवंत सिंह ने लिखा है, बहुत फेमस है. और खुद मैंने जब कभी अर्ली 90s में 11th-12th की थी तब उस समय भी मैंने ये चैप्टर पढ़ा था. और अगर गलत नहीं तो हमारे ऑफिस में एक सीनियर पर्सनालिटी हैं जिनकी एज आज की तारीख में मेरे से भी 20 साल ज़्यादा है. उन्होंने भी कहा कि मैंने इसको याद आ रहा है पढ़ा है. पता नहीं, हो सकता है उनको गलत भी रहा हो. तो मतलब ये बहुत पुराना एक फेमस आर्टिकल है जो कि लिखा हुआ है खुशवंत सिंह ने. तो टर्म पोर्ट्रेट, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. So the term portrait here means painting. अब पेंटिंग तो नहीं बनाई उन्होंने अपनी दादी की, लेकिन इसको बेसिकली हम बोलेंगे दैट इट इज़ ए पेन पोर्ट्रेट. आप समझिएगा थोड़ा सा इस बात को. ये जो पोर्ट्रेट है ये पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर है. अपनी दादी का उन्होंने एक पेन पोर्ट्रेट दिया एक तरह से. अगर आप गूगल करें पेन पोर्ट्रेट को तो ये बताता है कि पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जब आप किसी का बेसिकली एक सॉफ्ट कैरेक्टराइजेशन करते हैं. वैसे आप उसके और हार्ड फीचर्स भी बता सकते हैं पेन पोर्ट्रेट में, बट आमतौर पर सॉफ्ट फीचर्स, वो किस तरह से उठता है, खाता है, क्या उसकी लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, उसके किसी के बारे में भी क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं, तो उसका एक सॉफ्ट सा पिक्चराइजेशन जो है एक आर्टिकल के थ्रू रिटन फॉर्म में, उसको बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट. तो खुशवंत सिंह तो एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट, राइटर थे ही, हिस्टोरियन थे ही. तो उन्होंने बहुत अच्छा ये लिखा है और ये बताया जाता है और इसको पढ़ के हमें पता चलता है दैट ही हैड वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर. वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, बहुत क्लोज थे वो अपनी दादी के, ऐसा इसको पढ़ के पता चलता है. और दादी भी उनके बहुत क्लोज थी. तो वैसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा खुशवंत सिंह क्योंकि एक बहुत फेमस हैं पर्सनालिटी हैं, तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो आपको बताऊं 1 मिनट सिर्फ लगा के. इसको जैसे मैंने कहा सिलेबस में नहीं है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि खुशवंत सिंह बॉर्न इन पंजाब इन 1915. तो पंजाबी थे, नाम से भी दिख रहा है, शक्ल से भी लग रहा है खुशवंत सिंह. और अभी 2014 में न्यू दिल्ली में उनकी डेथ हो चुकी है. एंड ही वॉज ए राइटर, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन. राज्यसभा में भी थे वो. जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, ही स्टडीड एट सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली एंड देन बाद में वो लंदन भी अपने पढ़ने गए किंग्स कॉलेज में. इसको मैंने इसलिए भी ढूंढ के कवर किया कि जो स्टोरी है उसमें ये बात आती है कि वो सिटी स्कूल में पढ़े, फिर सिटी में कॉलेज में गए, फिर वो अब्रॉड पढ़ने गए. बट इस आर्टिकल में जो दिया हुआ है वहाँ पर वो एक्चुअल नेम्स नहीं थे. तो जो मुझे गूगल पे मिले उसके बेसिस पर मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी. फिर मैंने सोचा कि कुछ और उनकी जो इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क्स हैं उनको मैं कलेक्ट करके आपको दिखाऊं. तो कुछ और वर्क्स की अगर हम बात देखें तो इस तरह से उन्होंने कुछ नॉवेल्स और जो हैं राइटिंग्स अपनी की हुई हैं. ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली ए नॉवल, अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स, सनसेट क्लब, और भी बहुत हैं. ये तो जस्ट एक 3-4 पिक्चर्स मैंने ले ली सो दैट आप थोड़ा जान पाएँ खुशवंत सिंह के बारे में. तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर. तो चैप्टर तो ऑब्वियसली आप अपनी बुक से पढ़ ही लेंगे, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि कुछ समरी पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ और उसको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा. इससे थोड़ा सा आपको एक क्लैरिटी के साथ आपका चैप्टर का आइडिया लग जाएगा. और फिर मैंने जैसा कहा हम क्वेश्चन आंसर्स इसमें करेंगे. तो नैरेटर्स ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स. यहाँ से एक तरह से थोड़ा डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पिछले 15-20 सालों से, शायद ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि नेचुरली जो ओल्ड लेडी है वो तो ओल्ड लेडी है फॉर 20 ईयर्स, क्या फॉर 19 ईयर्स भी ओल्ड है, फॉर 21 ईयर्स भी ओल्ड है. बट एक आइडिया, एक डिस्क्रिप्शन है कि पिछले 20 साल से वो करीब वैसी ही दिखती थी, एन ओल्ड लेडी, है ना. और रिंकल्ड, झुर्रियाँ, रिंकल मीन्स झुर्रियाँ. तो उनके चेहरे पर और हाथों पर एक तरह से जैसे झुर्रियाँ सी आ जाती हैं ओल्ड एज में, तो ऐसी आउटलुक है
जैसे मैंने कहा ना पेन पोर्ट्रेट है, तो वो थोड़ा सा खुशवंत सिंह अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसी दादी माँ उनकी दिखती थी। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है शी इज़ शॉर्ट, यानी हाइट ज़्यादा नहीं थी, लिटिल फैट एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ा झुकी हुई थी, उनकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। और शी वॉज ए विडो, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके दादाजी की भी एक पिक्चर जो है वो मेंटल पीस के ऊपर रूम में लगी हुई थी और वो भी बहुत ओल्ड दिखते थे। तो शी वॉज ए विडो, और वो शायद उस वक्त के ट्रेडिशंस के हिसाब से वाइट साड़ी पहनती होंगी विडोज़, तो पहनती थी आई शुड से, और उसी को वो पहन के जो है वो घर में जो है मूव किया करती थी। शी मूव्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स, सफ़ेद कपड़े, और हर वन हैंड, फोर्थ पॉइंट, रेस्टेड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, जो उनका झुकाव था उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए एक हाथ जो है वो अपने कमर पर रखती थी, और जो दूसरा हाथ था वो ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, जप माला, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी का मतलब ये है कि वो उनकी एक जप माला थी जिसको वो जपा करती थी हर समय, और इसका मेंशन बार बार स्टोरी में कॉन्टिन्यूसली आता है कि दैट शी इज़ अ वेरी रिलीजियस लेडी। लास्ट में एक क्वेश्चन भी आएगा, ये सब चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, अगर कोई और उनके अलावा भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है, समझा है, तो आप लिख सकते हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट प्रूव्स दैट शी वाज अ रिलीजियस लेडी, तो दिस क्लियरली प्रूव्स, बिकॉज उनके हर समय हाथ में एक माला होती थी, जप माला, है ना, वो रुद्राक्ष की माला थी या जो भी माला थी, तो वो उसमें वो हर समय जप किया करती थी, है ना। और छठा पॉइंट ये बता रहा है कि दैट ग्रैंड मदर एंड द नरेटर, यानी कि खुशवंत सिंह और उनकी दादी एक अच्छे दोस्त थे, वो बचपन में उनका बहुत ख्याल रखती थी। 7 पॉइंट ये बता रहा है कि जो पेरेंट्स थे खुशवंत सिंह के, वो शहर रहने चले गए थे और उनको पीछे थोड़े दिन के लिए गांव में छोड़ गए थे, और वो गांव का जो है पिक्चराइजेशन जो है वो मतलब उस वक्त का जो सिनेरियो था, उस वक्त क्या होता था, वो भी खुशवंत सिंह जी ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि दादी माँ उनको उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। यहाँ तो मैंने ब्रीफ में कवर नहीं किया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपना एक मोनोटनस यानी कि बोरिंग सा या एक सिंग सॉन्ग, कोई प्रेयर सी उस समय वो गाती सी रहती थी, और उनकी वो स्लेट वगैरह तैयार करती थी, है ना, और वो उनको एक अर्थन पॉट में जो है वो इंक प्रोवाइड करती थी, एक रेड पेन उनको देती थी। तो वो सारा जो है एक डिस्क्रिप्शन है, और किस तरह से उनको वो चपातीज़ वो डॉग्स के लिए साथ लेके जाती थी बांटने के लिए, और उनको वो खाने को भी देती थी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिटेल में आप चैप्टर में, आई एम श्योर आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा या अभी आप पढ़ेंगे इसको, तो बड़ा ही वो एक मैं कहूँगा ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन है। और वो उनके साथ स्कूल भी जाती थी छोड़ने, और वहाँ पर एक टेम्पल था जहाँ वो बैठकर जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, रीडिंग द होली बुक्स। होली बुक्स का मतलब स्क्रिप्चर्स। अब आप जो भी समझ लें कि हर ग्रंथ के हिसाब से, हर धर्म के हिसाब से अलग अलग जो है वो पिक्चर्स रहती हैं, बुक्स रहती हैं। जैसे हिंदूज़ जो हैं वो रामायण पढ़ते हैं या कुछ इस तरह से किताबें पढ़ते हैं, तो वो लोग पंजाबी थे तो उनके हिसाब से जो भी उनके स्क्रिप्चर्स रहे होंगे उनको वो टेम्पल में बैठ के पढ़ती थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि प्रीस्ट जो थे दे यूज टू टॉट द चिल्ड्रन द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वो उनको कुछ अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स, कुछ प्रार्थनाएं जो हैं वो उनको सिखाया करते थे। और थोड़े दिनों के बाद ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर कि पेरेंट्स ने 10th पॉइंट, द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी, मीन्स उनको दोनों को शहर बुलवा लिया। मैं अपनी इमेजिनेशन से ऐड कर रहा हूँ, शायद शुरुआत में जब पेरेंट्स गए होंगे तो उन्होंने एक बार उनको दोनों को, दादी को भी और पोते को भी गांव ही छोड़ दिया, फिर शायद उन्होंने वहाँ जाकर सिटी में जब अपना घर सेटल कर लिया होगा तो फिर उनको उधर बुलवा लिया। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है फ्रेंडशिप में। गाँव में तो एक तरह से दोनों अकेले थे, पंजाब के उस विलेज में जहाँ खुशवंत सिंह बॉर्न हुए, तो वहाँ दादी उनका ख्याल रख रही है, तो सारे टाइम दादी और पोता आपस में बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो शहर पहुँच गए तो लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई। दो वहाँ पर वो अकेली नहीं हुई। मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था इस चीज़ को तो स्टूडेंट्स ने बोला वो अकेली हो गई, तो ये गलती आप ना करें समझने में। तो यहाँ पर यह है कि दे शेयर द सेम रूम, अभी वो साथ ही हैं, अकेले वो होंगे बाद में जब वो कॉलेज पढ़ने जाएंगे। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे ध्यान देना है। और वो एक इंग्लिश स्कूल था, ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रैंड मदर को वो इंग्लिश स्कूल इतना पसंद नहीं था। वहाँ साइंस और म्यूज़िक जो पढ़ाया जा रहा था, एक तो उसमें वो हेल्प नहीं कर पाती थी, ये पॉइंट भी आगे क्वेश्चन से बनेगा कि उनको वो स्कूल क्यों नहीं पसंद था। एक तो इसलिए कि वहाँ पर जो है साइंस और म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा था जिसको वो यूज़लेस समझती थी। फिर वहाँ पर गॉड एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में
शास्त्रों के बारे में, जो होली बुक्स होते हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था। और फिर खासकर म्यूज़िक के बारे में वो ये सोचती थी कि ये तो बैगर्स और प्रॉस्टिट्यूट्स के लिए होता है, यानी कि लो ग्रेडेड पर्सन्स। तो वो उस समय का जो एक थॉट प्रोसेस था कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो जैसे एक तवाइफे होती थी, वो गाती थी म्यूज़िक को, तो शायद वो उस थॉट प्रोसेस की दादी माँ, नेचुरली 1915 में खुशवंत सिंह बॉर्न हुए, तो ये वो इरा है ना, रफली आज से 100 साल पहले की हम बातें कर रहे हैं। तो उस समय समाज की स्थिति अलग थी, सोच विचार अलग थे, तो उसके हिसाब से ये बताया गया कि दादी माँ इस तरह से सोचती थी कि ये अच्छा नहीं है। फिर वो उनके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले तो वो उसको स्कूल छोड़ने जाती थी, वहाँ मंदिर था वहाँ रुकती थी, वो सारा उसका अकेलेपन में कन्वर्ट हो गया ना, अब तो बच्चा खुद ही स्कूल जा रहा है। अच्छा, फिर साथ में वो वहाँ पर जो है वो डॉग्स को फीड करती थी। नेचुरली यहाँ ऐसा लिखा है कि देयर वर नो मच डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स। तो ऐसा जो सारा प्रोसेस जो था, एक सिस्टम ये कह सकते हैं कि लाइफ का बना हुआ था ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गया था दादी माँ का। तो दैट वे शी वॉज नॉट लाइकिंग मच अबाउट दिस न्यू स्कूल, शी वॉज नॉट लाइकिंग दिस न्यू स्कूल मच। खैर, जैसे जैसे इसमें बताया गया 13 पॉइंट में, एज द ईयर्स रोल्ड बाय, मतलब जैसे जैसे साल बीतते गए, दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को वो अब लोग कम देख रहे थे। और ग्रैंड मदर ने जैसे पहले वो डॉग फीडिंग करा करती थी, तो अभी स्पैरोज़ को फीड करना शुरू कर दिया था। ये भी एक स्टोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि दादी ने जो अब जैसे जैसे वो अकेली होती गई, तो उन्होंने अपना सेक्लूजन जो है एक्सेप्ट किया विद रेजिग्नेशन, यानी बिना प्रोटेस्ट के वो अकेलापन उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो दो काम उन्होंने इसमें किए, एक तो उन्होंने अपना चरखा काटना शुरू किया, स्पिनिंग द व्हील, और दूसरा जो है उन्होंने स्पैरोज़ को फीड करना शुरू किया। और ऐसा नरेटर ने एक्सप्लेन किया उसको बड़े ब्यूटीफुली कि वो बड़ा खुश रहती थी, वो स्पैरोज़ जो है उनके सर पे चढ़ जाती थी, और वो सब थोड़ा सा और आगे आएगा। सो 14 पॉइंट अभी बता रहा है कि जो नरेटर है वो फिर यूनिवर्सिटी गए। अब नाउ ही वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेकंड टर्निंग पॉइंट आई विल से आया। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हैं तब उनको अपना एक अलग से कमरा दे दिया गया। अब वो दादी के साथ उस कमरे में नहीं है, तो उससे क्या होगा कि जो दादी और पोते की बातचीत होती होगी वो अब और कम हो गई। सो ऐसा ही मैंशनड है कि ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली, और वो स्पिनिंग व्हील पर अपने आप को उन्होंने बिजी कर लिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई दादी माँ ने अपने आप को बिजी करने के लिए क्या किया, तो यू शुड बी क्लियर कि उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने अपना वो स्पिनिंग व्हील, चरखा काटना जो है वो शुरू कर दिया, और वो सारा दिन ऐसा करती थी और ऑलमोस्ट चुप रहती थी। एंड ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर में वो थोड़ा सा स्पैरोज को, चिड़ियों को खाना खिलाती थी, कुछ ब्रेड क्रम्स वगैरह देके। तो बताया जा रहा है कि वो उनका हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे था, वो बहुत खुश होती थी उस समय, और चिड़िया भी बड़ी मस्ती करती थी उनके साथ। वो उनके सर पे चढ़ जाती थी, पाँव में चढ़ जाती थी, और वो उनको बिल्कुल भगाती नहीं थी, रादर उनके साथ खेलती थी। और यही होता है एक अच्छे ऑथर की पहचान। कितना उन्होंने उस छोटी सी एक बात को, कि एक आदमी चिड़िया को खाना खिला रहा है, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। और मेरे को लगता नहीं है कि, मतलब जैसे मैं आज तक नहीं भूला, मुझे लगता नहीं कि आप पूरे जीवन में इस स्टोरी को कभी भूल पाएंगे। इतना अच्छा डिस्क्राइब किया है। इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर बाय द ऑथर खुशवंत सिंह। कितना अच्छे से उन्होंने एक छोटी छोटी चीज़ की, चिड़िया उनके सर पे चढ़ जा रही है, कंधे पे चढ़ जा रही है, आप इमेजिन करने लगते हैं। राइटिंग में कितनी पावर है कि वो लिख रहे हैं और उस चीज़ को हम अब विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं कि कैसा हुआ होगा, दादी माँ कैसे सफ़ेद कपड़ों में चल के जा रही हैं, और वो अपने एक हाथ से जप कर रही हैं, झुकी हुई हैं, और वो शायद अपना उल्टा हाथ जो है लेफ़्ट हैंड, वो उससे उन्होंने अपनी कमर को जो है वो थोड़ा सपोर्ट किया हुआ है। और किस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं उस सारे सीन को, यहाँ पर वो ये साफ दिखता है कि कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, राइट। फिर ये भी बताया जा रहा है कि वो जो चिड़िया आती थी वो बहुत शोर करती थी, देयर वाज लॉट ऑफ चिरपिंग्स। अब नेचुरली चिड़िया आएगी तो चिप 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 तो करेगी, सो दैट इज़ कॉल्ड चिरपिंग। सो दे क्रिएटेड हेल ऑफ नॉइज, सम केम एंड सेट ऑन हर लेग्स, अदर्स पर्ज्ड ऑन हर शोल्डर्स। पर्ज माने चढ़ जाती थी उनके कंधे पर, एंड शी नेवर ड्रूप देम अवे, कभी उनको भगाया नहीं। एंड शी केम टू लीव हिम एट द रेलवे स्टेशन व्हेन द नरेटर वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, राइट। तो वो ये बताया जा रहा है, अभी एक तरह से थर्ड टर्निंग पॉइंट था। पहले तो वो स्कूल गांव से जो है वो शहर आ गए, फिर शहर में आकर भी थोड़ा सा वो हुआ गड़बड़, और उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो अलग रूम हो गया, और अब तो खुशवंत सिंह एक तरह से अब्रॉड फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर विदेश जा रहे हैं। तो ऐसा स्टोरी में मैंशनड है, मैंने यहाँ ब्रीफ के पॉइंट्स में कवर नहीं किया, कि उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया।
बचपन से वो उनके साथ थी। और ये भी एक क्वेश्चन है आगे चल के कि भाई क्या वो उनके साथ उनके रिलेशनशिप में कोई कमी आई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ क्लियर होगी कि जब वो विदेश से वापस आए तो शी सेलिब्रेटेड। इसका मतलब उनको अपने पोते से पूरी तरह से अटैचमेंट थी और वो इस बात को मेच्योर वे में समझती थी कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, वो कॉलेज जा रहा है या अब्रॉड पढ़ने जा रहा है या और चीज़ें हो रही हैं, तो वो उसके साथ उतना समय नहीं बिता सकता। तो दैट इज़ वाई इट इज़ मैंशनड कि उन्होंने अपनी जो लोनलीनेस थी उसको क्वाइटली एक्सेप्ट किया। शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। तो कुछ टिपिकल वर्ड्स भी आपको ना, वैसे आप सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट जितना आप बुकिश लैंग्वेज में आंसर्स को एग्जाम में लिखते हैं थोड़ा सा हाँ समझना भी है और याद भी करना है। एक्चुअली एक स्टूडेंट से ये दोनों ही चीज़ एक्सपेक्टेड होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम रटे क्यों। देखिए रटने को तो मैं नहीं कह रहा, दैट इज़ वाई मैं इतना अपनी तरफ से कोशिश करके आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आगे चल के मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फिर भी ये ज़रूर एक्सपेक्टेड होता है एक स्टूडेंट से कि वो बहुत ज़्यादा जनरल इंग्लिश में ना लिख के थोड़ा सा जो बुक्स में लैंग्वेज यूज़ है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस बना रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स की भी वीडियोस बना रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज़ की भी बना रहा हूँ, तो सभी सब्जेक्ट्स में मैं यही बात एक्सप्लेन करता हूँ कि जहाँ तक हो सके चीज़ों को समझो, लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जहाँ तक हो सके वो बुक्स में जो टर्म्स यूज़ किए हैं जितना हो सके बिना दिमाग पर प्रेशर लिए उतना उनको लिखने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, तो 18th पॉइंट यही बता रहा है कि वो उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई व्हेन द नरेटर वेंट अब्रॉड और साइलेंटली शी किस्ड हिज फॉरहेड। द नरेटर थॉट दैट इट वाज हिज लास्ट। एक्चुअली इतनी बूढ़ी थी उनकी दादी माँ, तो नरेटर को एक टाइम ये लगा कि शायद अब मैं इनको नहीं देख पाऊंगा, बिकॉज आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर सो मेनी ईयर्स, व्हेन आई विल कम बैक शी माइट हैव डाइड बिफोर। बट लकीली ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद जब वो वापस आए तो फिर से उनको रिसीव करने के लिए दादी माँ जो है वो स्टेशन पर अवेलेबल थी और दादी माँ बहुत खुश हुई और अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उन्होंने क्या किया, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। अपने आसपास की औरतों को उन्होंने कलेक्ट किया, राइट, और उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया। और इवन देखिए कितना अच्छे से समझाया। एक पुराना सा कोई ढोलक था जो थोड़ा सा फटा हुआ सा था, तो लेकिन जैसा भी था वो उन्होंने उसी ढोलक को उठाया। घर में उनका कभी पुराना पड़ा हुआ होगा, आई एम श्योर कि वो उसको पंजाब से लाई होंगी। होता है पुराने ज़माने के लोगों के पास इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी घर में, टाइम एंड अगेन कीर्तन टाइप सत्संग इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो गाँव में तो खासकर तो वो अपना वो सामान, आई एम श्योर ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन वो लेके आई होंगी पक्का अपने साथ पंजाब से शहर के अंदर। और अभी वो जैसा भी था घर में जिस भी पोजीशन में, इसके बारे में ये बताया गया है कि वो एक बड़ी ही जीर्ण अवस्था में था, ख़राब अवस्था में था वो ड्रम। बट उन्होंने शी केप्ट थम्पिंग दैट ओल्ड ड्रम, है ना, उस ड्रम को उन्होंने बजाया और शी केप्ट सिंगिंग द सॉन्ग्स। उन्होंने वॉरियर्स जो जंग लड़के वापस आते हैं उस तरह के सॉन्ग्स उन्होंने गाए एंड शी वाज वेरी हैप्पी एक्चुअली। और इतना कि वो हर समय जो प्रे करती रहती थी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो खुशवंत सिंह जी ने कवर किया इसमें, कि वो हर समय प्रे करती रहती थी। लेकिन उस दिन वो इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी और वो घंटों तक जो है वो कीर्तन गाती रही, जबकि उनको रोका भी गया लेकिन वो रुकी नहीं और वो ऐसा करती रही काफ़ी लंबे समय तक। इसमें वो थक भी गई, लेकिन मेन चीज़ यही है कि वो अपना प्रेयर करना भी भूल गई उसमें। खैर, तो लास्ट में स्टोरी में यही बताया जा रहा है कि सबसे वो ओवर टायर, उन्होंने अपने आप को काफ़ी थका लिया और वो बीमार पड़ गई। और फिर उनको ये लगा, ऐसे जो लोग बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो जितना मैंने सुना है और जितना एक आध लोगों के बारे में पढ़ा है उसके आधार पर उनको अपना अंत दिख जाता है, पता चल जाता है कि यस नाउ माई एंड इज़ नियर। तो शी डिक्लेयर्ड कि मैं बस अब और नहीं जीने वाली हूँ। तो उसने यही सोचा कि चलो भाई मैं प्रेयर करना भूल गई, मेरी गलती है, तो नाउ मैं इसको सुधारने के लिए अब अपने अंत तक जो अब नियर बाय ही है, मैं अब किसी से कोई बात नहीं करूँगी। तो इन स्पाइट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स शी स्टॉप टॉकिंग, किसी से उसने बात नहीं की और अपना जप करना शुरू कर दिया एंड शी डाइड इन दी आफ्टरनून। तो ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी को एक स्ट्रेचर पे डाला गया। यहाँ तो मैंने कवर नहीं किया उस पॉइंट को। एक रेड श्राउड, एक कफन, श्राउड इज़ कफन, एक रेड कफन उनकी बॉडी पर लपेटा गया। और फिर वो चिड़ियों का मेंशन फिर से आता है, द थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। वो जो स्पैरोज थी जो रोज़ इनको वो फीड करती थी, वो उस दिन आई। और कितना मार्मिक एक्सप्लेनेशन है कि वो स्पैरोज भी समझ गई कि जो लेडी हमें रोज़ फीड करती थी वो मर गई है। सोच के देखिए कितना मुश्किल है इस बात को महसूस करना कि वो चिड़िया भी समझ गई थी। और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि वो वहाँ बैठी हुई थी और उस दिन वो कोई शोर नहीं कर रही थी। चिड़ियों को मैं शोर नहीं कहूँगा, मतलब जो भी चिड़ियों की आवाज़ थी, चिरपिंग, देयर वाज नो चिरपिंग, उस दिन वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। खुशवंत सिंह की मदर ने सोचा कि रोज़ फीड करती हैं तो चलो अभी आ गई हैं, तो उन्होंने भी वो स्मॉल क्रम्प्स ऑफ ब्रेड जो है वहाँ थ्रो किया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं खाया।
अमेजिंग एक्सप्लेनेशन है, मतलब इतना टची हो जाता है ये सारा, इट वॉज सो मूविंग कि वो चिड़िया जो है वो भी मौन कर रही हैं, मतलब MOURN मौन, मतलब कि वो एक तरह से अपना शोक प्रकट कर रही हैं इन वेरी यूनिक वे। और वो चिड़िया जो है वो फिर उड़ गई, उन्होंने नहीं खाया उसको। द बर्ड्स जस्ट फ्लू अवे क्वाइटली व्हेन हर डेड बॉडी वाज कैरिड ऑफ एंड द चैप्टर एंड्स। So this is a very beautiful explanation of the end years of the grandmother of the narrator, that is खुशवंत सिंह। सो बहुत अच्छा चैप्टर है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको एक छोटी स्मॉल वीडियो में आपको ये सब बताऊं। तो इंग्लिश की वीडियोस आपको यूट्यूब पर मेरी मिल जाएंगी, हमारी वेबसाइट nishulkshiksha.com पर भी मिल जाएंगी, ngpeducation.com पर भी मिल जाएंगी। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस परचेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। माई सेल्फ नीरज गुप्ता, थैंक यू वेरी मच।